देखो आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में द प्लेन पढ़ेंगे और इस द प्लेन में हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा दिन है 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री में द प्लेन जो पढ़े हैं उसमें पिछले क्लास लास्ट क्लास हम लोग क्या चीज के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग का था नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो था उसका नॉर्मल फॉर्म आप लोगों को याद होगा, आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल पी था, जिसमें एन कैप था इस प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर और पी क्या था उस प्लेन का और ओरिजिन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में क्या है। तो आप पिछले क्लास वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर में बदलने सीखे थे किसी प्लेन का इक्वेशन को। तो क्या आप उसे पूरी तरह से कंफर्म है कैसे वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर में बदलते थे। चलिए वेरी गुड। चलिए तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहला कि इफ आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू। हाँ, यहां पर आप लोग चर्चा कीजिए कि सर यहाँ एन वेक्टर दे रहे हैं और पिछले क्लास एन के पढ़ाए थे, तो यदि एन के लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एन वेक्टर है तो मान लीजिए, देखिए कोई वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आर डॉट एन कैप को तो आप जानते हैं एन बाय मोड एन लिखा जाता है इक्वल टू पी। तो आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड एन और स्मॉल पी, और इसको जब p से इंटू हो जाएगा तब तो p नहीं बचेगा ना। मान लो p 6 है तो यहाँ पर ये मान लो मोड 3 है तो 3 6 या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तब तो वहां और p नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा q बन जाएगा, मतलब दूसरा कुछ कांस्टेंट बन जाएगा। तो n कैप जो है उसी फॉर्म को इतना भी लिख सकते हैं, उसी फॉर्म को इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि यहाँ एन कैप रहेगा तो यहाँ पी लिखाएगा, एन कैप नहीं रहेगा तो क्यू आर एस टी कुछ भी लिख सकते हैं। समझे ना। तो देखिए हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि इफ आर डॉट एन कैप इक्वल टू Q1 मान लेते हैं, इज ए प्लेन, then the equation of a plane parallel to the first is given by r dot n equal to q2। देखिए यहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या लिखें, क्या कुछ नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, फिर सब लोग समझते हैं। देखिए मेरा ही 2 हाथ है, दोनों जो हम लोग का हाथ है ये मान लो 2 प्लेन है। तो यदि एक हाथ का ही पैरेलल दूसरा हाथ रहेगा तो जो मेरा ये जो है मेरा लेफ्ट हैंड का नॉर्मल और राइट हैंड का नॉर्मल क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों का परपेंडिकुलर सेमी डायरेक्शन में होगा। तो इसका नॉर्मल एक ही होगा। तो यदि हमको, हाँ अब जब बात रहा कि ये ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पर होगा ये उतना ही में नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। तो आरएचएस में ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस से रिलेटेड ही कोई कांस्टेंट है। तो यदि इस प्लेन का कोई पैरेलल प्लेन होगा तो वो सेम टू सेम लेफ्ट साइड में रहेगा, बस केवल राइट साइड में ये चीज को बदल देंगे। मतलब इस प्लेन का पैरेलल का इक्वेशन भी उसी तरह होगा, बस एक कांस्टेंट वाला चेंज रहेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो यदि बोलेगा कि इसका पैरेलल प्लेन निकाले तो इसका पैरेलल जो प्लेन होगा इतना होगा, बस आरएचएस में चेंज रहेगा। समझे ना। तो इधर ध्यान दीजिए, ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, फिर इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, देखिए
कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इफ कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 ले लेते हैं इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 इज ए प्लेन, ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। देन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू इक्वेशन 1 इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस cz, बस d1 की जगह ये d2 हो जाए ये। हाँ, फिर से हम आपको इसको इसके बारे में समझाते हैं। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि यदि ये प्लेन का पैरेलल कोई प्लेन होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये प्लेन जो होगा इसी का यदि पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन ax by cz, ये तीनों तो मिल ही जाएगा, बस लास्ट वाला कांस्टेंट जो टर्म होगा वो अलग अलग होगा। क्यों, देखिए आपको फिर अभी हम बताएं कि यही देखिए, यदि मेरा ये दोनों हाथ पैरेलल होगा तो दोनों हाथ पैरेलल होगा तो ये जो मार्कर है वही दोनों का नॉर्मल होगा। तो दोनों का नॉर्मल, तो नॉर्मल का डायरेक्ट एक ही को नॉर्मल, तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो एक ही होगा ना। तो इसका और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म को बदल दिए। इसका मतलब ये ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। देखिए ये भी पैरेलल है, इससे थोड़ा ऊपर रहेगा तब भी पैरेलल रहेगा। तो यदि कांस्टेंट भी यदि इक्वल हो जाएगा तब तो सारा प्लेन एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए d1 और d2 को क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलेगा कि उस प्लेन का पैरेलल एक प्लेन निकालें जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, समझे कि नहीं। तो चलिए ये वाला लिखिए पहले। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े पैरेलल प्लेन्स के बारे में, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाले जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और इसी प्लेन का पैरेलल। क्या है, इसी प्लेन का पैरेलल। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन इज, गिवन प्लेन इज, जो गिवन प्लेन है वो r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2 के इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। एंड पॉइंट इज, एंड पॉइंट इज P 1 1 1। तो यहां लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमको जरूरत है, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू फर्स्ट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या होगा, r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2 के इक्वल टू q मान लो, क्योंकि आप जानते हैं कि कांस्टेंट बस केवल बदलाव होता है, बाकी सब सेम रहता है। यदि कोई प्लेन इसका पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन भी वही होगा लेफ्ट साइड में, बस राइट साइड का जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज रहेगा। तो ये हो गया। आप देखो क्या बोला है क्वेश्चन कि आप उस प्लेन का इक्वेशन निकालें जो इससे पास करता हो। तो उस प्लेन का हम इक्वेशन निकालें जो इससे पास करता हो, मतलब r की जगह हम, r के पास है ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 रख देंगे। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि इक्वेशन 2 पासेस थ्रू 1 1 1, तो देयरफॉर i प्लस जे प्लस के डॉट r की जगह रखे 1 1 1 डॉट 2i माइनस जे और प्लस 2 के इक्वल टू q। तो इम्प्लाइज i को i से 2 1 जा 2, j को j से माइनस 1, k को k से प्लस 2 इक्वल टू q। इम्प्लाइज q इक्वल टू कितना होगा, 3। क्या है, 3। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या होगा, r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर होगा। तो आप समझे कि मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसी का पैरेलल है। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल सेम है और ये जो है उस पॉइंट को पास कर रहा है। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट को यदि लेफ्ट साइड में रखें तो 3 के ही इक्वल आएगा, RHS इक्वल आ रहा है ना, समझे ना। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने सीख गए। सेम यही क्वेश्चन ये भी है, बस ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है इक्वेशन। किसमें दिया है, कार्टेशियन। तो हम लोग कार्टेशियन से ही बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन।
सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन इज, क्या दिया है, -2x प्लस वाई -3z इक्वल टू 7। तो आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस वाई प्लस 3z, और उधर चल जाएगा माइनस, तो इधर आएगा तो +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया? इसको इक्वेशन 1 मानो। तो लिखेंगे एंड पॉइंट इज, एंड गिवन पॉइंट इज क्या है, कुछ नाम दे दो, पी दे दो, कितना है जी, 1 4 -2। अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू फर्स्ट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, कितना होगा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, ये जो है उसी तरह होगा, मतलब 2x होगा माइनस वाई होगा प्लस 3z होगा, और +7 की जगह बस यहाँ पर d1 कुछ भी मानना चाहते हो मानो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये प्लेन ये प्लेन पैरेलल है, क्योंकि इसका नॉर्मल जो है इसका भी नॉर्मल वही है, समझे ना। आप लिखेंगे कि चूंकि इक्वेशन 2 पासेस थ्रू 1 4 -2, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, तब इक्वेशन 2 में हम लोग ये रख के d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की जगह 1, तो 1 2 जा 2, माइनस y की जगह 4, तो ये 4 हो गया, और z की जगह -2, तो -2 3 जा 6 प्लस d इक्वल टू 0। तो ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 4, ये -10 हो जा रहा है ना, तो 2 गया -8, तो +8 हो गया बस। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 3z, और यहाँ प्लस d के जगह 8 इक्वल टू 0। आप चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन जिस तरह से उसी तरह से आंसर दे सकते हैं, तो फिर से माइनस से हम लोग को कॉमन या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे ना। तो आप यही छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए राइट, देखिए अब हम लोग फिर एक नया टॉपिक, देखिए जब भी दो लाइन कटता है, दो लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग को क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है जो कॉमन रहता है, मतलब वो पॉइंट दोनों लाइन का होता है, वो पॉइंट दोनों लाइन का होता है। लेकिन आप जब भी दो प्लेन को कटते हुए देखिएगा, तो प्लेन एक पॉइंट पे नहीं कटता है, एक पूरा स्ट्रेट लाइन पर कटता है, एक स्ट्रेट लाइन पर कटता है। आप कभी देखे होंगे, अब जैसे आपका कॉपी है, कॉपी दीजिए, जैसे देखिए कॉपी का ही ये दो टुकड़ा कर दिए, मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जो कॉपी का पार्ट है वो दोनों प्लेन है, तो प्लेन कटा हुआ है, तो ये जो है ये क्या बना है, एक पूरा लाइन बना दिया, ये क्या बना दिया, एक लाइन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहां पर कि जब दो प्लेन देखिए दो प्लेन को हम काट रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये दो प्लेन है, दो प्लेन बीच में स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर कटा हुआ है, और इसी प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन जो बना, उस लाइन से और एक प्लेन को पास कराना है, और एक प्लेन यहां से पास कर रहा है, और एक प्लेन यहां से पास कर रहा है। चलिए देखिए फील हो रहा है, और एक प्लेन है इसमें, तो इसी यदि कोई भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन गुजरेगा, तो क्या वो तीसरा प्लेन का इक्वेशन हम लोग पा सकते हैं आराम से। देखिए मान लेते हैं इस प्लेन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और इस प्लेन का, ये वाला का, किनारे वाला का, इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो यदि इस दोनों प्लेन का इक्वेशन पता है, तो आप इस थर्ड वाला प्लेन का भी इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। सोचिए वे सारे पॉइंट जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट होगा कहां, इस इंटरसेक्शन वाला लाइन में होगा। कहां पर होगा,
इस लाइन में, और इस दोनों को जितना पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तीसरा वाला को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा वाला भी गुजर रहा है उसी लाइन से गुजर रहा है। तो सोच के देखिए, तो हम लोग इसका इक्वेशन इस तरह दे सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। मतलब वो पॉइंट जो इस भाग को जीरो कर सकता है, मतलब लेफ्ट साइड को जीरो कर सकता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। वो पॉइंट जो इसका वैल्यू जीरो कर सकता है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट इसको और इस दोनों को जीरो करेगा वो आरएचएस में भी जीरो है, तो मतलब इस प्लेन को भी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हम लोग इसको लिखते हैं लैंग्वेज से, देखिए क्या बोलता है, हेडलाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through intersection of two planes, समझे ना। चलिए हम इसको लैंग्वेज से लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन। इफ a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, equation 2। if इतना and इतना are two planes, then equation of a plane passes through intersection of 1 and 2। 1 और 2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन इज गिवन बाय a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z plus d2 इक्वल टू 0। ये हमारा उस प्लेन का इक्वेशन है। ये क्या है, उस प्लेन का इक्वेशन है जो इस दोनों का इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, इस दोनों का इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। देखिए आप बोलोगे क्या सर ये एक प्लेन का इक्वेशन है, तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं a1x, इसको इंटू करेंगे प्लस लैम्डा a2x प्लस b1y प्लस लैम्डा b2y प्लस c1z प्लस लैम्डा c2z और प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। तो देखिए a1 प्लस लैम्डा a2 x कॉमन, b1 प्लस लैम्डा b2 y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। यदि हम इस कांस्टेंट को कैपिटल ए नाम दे दें तो कैपिटल ax, इसको कैपिटल b तो कैपिटल by, इसको कैपिटल c तो cz और इसको कैपिटल d तो d इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, एक प्लेन के रूप में है, ये भी क्या है, एक प्लेन के रूप में है। और ये इक्वेशन कहां से गुजर रहा है, इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से। यदि दो प्लेन का इक्वेशन दे दिया है तो उसका इंटरसेक्शन से गुजरने वाला तीसरा प्लेन जो होगा उसका इक्वेशन को लिखेंगे इस फॉर्मूला से। अब इसको आप सजाइएगा तो इस तरह तक आ जाएगा, हाँ समझे ना। अब जो इस दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरेगा उस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। अब लैम्डा क्यों दिए, अब लैम्डा का वैल्यू ही तो है, सोच के देखो कि इस दोनों का इंटरसेक्शन से क्या एक ही को प्लेन गुजरेगा, बहुत सारा प्लेन गुजरेगा। तो हर प्लेन का जो लैम्डा नहीं रहता तो हर प्लेन का इक्वेशन क्या होता, सेम होता, हर प्लेन का इक्वेशन सेम होता। यहाँ लैम्डा दिए हैं ताकि लैम्डा का वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग प्लेन कहलाएगा। दो प्लेन कटेगा तो उससे कितना प्लेन गुजर सकता है, बहुत सारा। जैसे दो लाइनें कट गया तो
इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कितना लाइन गुजरेगा, बहुत सारा, ये भी गुजरा, ये भी गुजरेगा, बहुत सारा गुजरेगा। तो यदि सबका इक्वेशन सेम तो नहीं होगा ना, तो अलग अलग इक्वेशन बनाने के लिए हम लैम्डा को देते हैं, समझे ना। चलिए ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए लिखिए, चलिए इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से गुजरने वाले थर्ड प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग लिए हुए हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर, क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू 6 है, उसको लेफ्ट ला के -6 इक्वल टू 0 करते हैं, कोई दिक्कत, कोमा, और दूसरा वाला क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। एंड पॉइंट इज क्या है, गिवन पॉइंट P नाम देते हैं 1 1 1। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्लेन passes through intersection of first and second. Therefore, equation of required plane is कितना होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसी को थोड़ा सजाएंगे तो देखिए ये x है और इसको इंटू करेंगे तो 2 लैम्डा x, तो 1 प्लस 2 लैम्डा और x मतलब ये कॉमन, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा y होगा, फिर 1 प्लस 4 लैम्डा z और प्लस -6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड है वही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, लेकिन इस प्लेन में लैम्डा अभी भी मौजूद है, मतलब उस दोनों का इंटरसेक्शन से तो पास कर रहा है, तो ई लैम्डा का वैल्यू क्या होगा कि इस पॉइंट से पास करेगा। तो हम लोग वो जानने के लिए लैम्डा का वैल्यू एक्स वाई जेड के जगह 1 1 1 रख देंगे, लैम्डा का वैल्यू पता लगा लेंगे, समझे ना। अब देखिए क्या करेंगे कि चूंकि required plane passes through 1 1 1, तो therefore इक्वेशन 3 इस चीज को लिखा जाएगा, इक्वेशन 3 को ऐसे लिखा जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा x के जगह 1, 1 प्लस 3 लैम्डा y के जगह 1, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z की जगह 1 और -6 प्लस 5 लैम्डा और ये 0। अब देखिए यहां से हम लोग लैम्डा का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा जी 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, फिर -6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज देखिए 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा और 5 लैम्डा 10 10 14 लैम्डा, और इधर हो गया 1 1 2 2 एंड 1 3 3 में 6 गया तो कितना -3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 3/14। तो लैम्डा का वैल्यू 3/14 लेंगे तो ये प्लेन उस पॉइंट से पास कर जाएगा। तो बस अब लैम्डा का वैल्यू, ये वैल्यू को आप यहाँ पर रखिए चाहे आप यहाँ पर रखिए। चलिए तो इक्वेशन थर्ड से हम लोग लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा, यहाँ 3/14 रखिए, तो 1 प्लस 3 टू 6/14 लिख दे सीधे। चलिए इतना x, फिर प्लस 1 प्लस, फिर यहाँ 3/14 तो 9/14 हो जाएगा, 9/14 y, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12/14 होगा, 12/14 z, और यहाँ 15/14 -6 प्लस 15/14
14 इक्वल टू 0। तो जब एलसीएम लेंगे तो 14 सबका एलसीएम में आ जाएगा और आरएचएस भेज देंगे। तो देखो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 14 और 6 20, डायरेक्ट लिखते हैं 20x बाय 14 को छोड़ देंगे। फिर ये 14 9 23 प्लस 23y, फिर यहाँ 14 और 12 26 प्लस 26z, और यहाँ माइनस, यहाँ तो 14 छोक कितना होता है, 14 छोक हो गया 84, कितना हो गया 84। तो 84 में 15 गया तो तुम्हारा 69 हो गया, माइनस 69 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इससे कुछ कॉमन नजर आ रहा, नहीं आ रहा, यही आंसर हो गया, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बस देखिए फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना एंड इतना। इस दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन से गुजर रहा है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, और हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस प्लेन का परपेंडिकुलर भी है। तो चलिए हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर, तो सारे प्लेन्स को लिखते हैं x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एक है x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। एक है 3x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्लेन इज passing through the intersection of first and second. Therefore, equation of required plane is क्या होगा, 2x plus 3y minus z plus 1 plus lambda x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में आया? देखिए अब क्या करते हैं, इम्प्लाइज ये हो गया 2 प्लस लेमडा x होगा 2x और यहाँ लेमडा x, फिर प्लस 3 प्लस लेमडा y, फिर प्लस -1 माइनस 2 लेमडा z, और प्लस यहाँ है 1 और प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 4। तो आप बताइए कि ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का अभी कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन उसी का इक्वेशन है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसका ये तीनों जो है उसका नॉर्मल का ही डायरेक्शन रेशियो क्या है, उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना है कि ये जो इक्वेशन 3 वाला प्लेन है और रिक्वायर्ड प्लेन है, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर। तो हम अभी बताते हैं, एक मार्कर दीजिए। देखिए ये मेरा हाथ जो है ये एक प्लेन है, ये भी अपना नॉर्मल के साथ है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड भी क्या है, एक प्लेन है, ये भी अपना नॉर्मल के साथ है। तो हमारा दोनों हाथ परपेंडिकुलर है, लेकिन आप ध्यान से दीजिए तो दोनों मार्कर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के नॉर्मल भी एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर ही होंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। दो नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल क्या होता है, वेक्टर होता है, एक लाइन होता है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होने पर क्या होता था, a डॉट b इक्वल टू 0 होता था। तो वही होता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि क्योंकि इक्वेशन 4 परपेंडिकुलर इक्वेशन 3, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन और एक गिवन प्लेन जो इक्वेशन 3 से डिनोट किए हैं, दोनों के बीच का क्या संबंध है, परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल का 3 है, और इसका क्या है 2 प्लस लैम्डा, दोनों का प्रोडक्ट किए। फिर इसका -1, तो -1 प्रोडक्ट होगा 3 प्लस लैम्डा से, फिर इसका -2,
तो -2 का प्रोडक्ट होगा -1 -2 लैम्डा से, और इसका वैल्यू 0। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू, वही वैल्यू तो यहाँ पुट कर देंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन मेरा निकल गया। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको रखना पड़ेगा। 3 2 जा 6 प्लस 3 लैम्डा -3 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, देखिए 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस लैम्डा तो 6 लैम्डा हो गया, और यहाँ 6 और 2 8 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू -5/6। तो ये लैम्डा का मेरा वैल्यू आया। इसी वैल्यू के चलते वो प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, समझे ना। तो बस इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 पर, और हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड प्लेन। तो आप लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 रिक्वायर्ड प्लेन इज, कितना होगा, शॉर्टकट रखे ना, अच्छा लिख देते 2 -5/6 लैम्डा की जगह -5/6 प्लस, फिर यहाँ 3 -5/6 लैम्डा की जगह ये y हो गया, फिर यहाँ प्लस देके -1 और लैम्डा की जगह -5/6 देंगे तो प्लस 10/6 होगा, और प्लस 1 और -5 3 जा 15/6 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो 6 सब के नीचे कैंसिल हो जाएगा, आरसीएस से देंगे 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12 5 गया तो 7 होगा ना, 3 6 18 में 5 गया तो 13y। अब 6 -6 और +10 तो +4, ये हो जाएगा z छूट गया, सॉरी ये z हो गया, और इधर 6 में 15 गया तो -9 इक्वल टू 0। यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन। कोई दिक्कत, तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए राइट, देखिए हम लोग और एक क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना एंड पैरेलल टू द लाइन, और वो जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो पैरेलल है एक लाइन का, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है। आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इतना फ्रॉम द प्लेन। ये जो है लास्ट में ऐड कर जाइए, अगला टॉपिक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन का यहाँ तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद का जो पार्ट है वो पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे। आज हम लोग यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उसके लिए अलग से हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसको फॉर्मूला हमको देना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले गिवन प्लेन्स आर क्या क्या है, x - 2y + z - 1 इक्वल टू 0, इस प्लेन को लिख सकते हैं ना। फिर 2x + y + z और -8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, एंड ए लाइन whose direction ratios are 1, 2, 1। तो देखिए लिखेंगे यहाँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन required plane is passing through intersection of first and second. Therefore, equation of required plane is क्या होगा, x - 2y + z - 1 plus lambda 2x + y + z - 8 इक्वल टू 0। और इसी को अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा x, फिर -2 + लैम्डा y प्लस 1 + लैम्डा z प्लस -1 - 8 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड मानते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। तो क्वेश्चन का कहना है
कि जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन होगा, मतलब जो उस दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, वो प्लेन इस लाइन का पैरेलल भी है। क्या है? पैरेलल है। तो आपको हम बताते हैं कि ये मेरा हाथ, ये एक प्लेन है और ये अपना नॉर्मल को लेके खड़ा है। तो ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल, तो ये क्वेश्चन के अनुसार कि ये प्लेन और लाइन पैरेलल है, प्लेन और, तो ये प्लेन और ये लाइन, ये मार्कर एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। तो प्लेन और लाइन क्या है? दोनों पैरेलल है, लेकिन प्लेन का जो नॉर्मल है वो उस लाइन के लिए क्या है? 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो थोड़ी होता है, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी कारण इसका प्लेन का नॉर्मल और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0 होगा। याद रखिए कि जब दो प्लेन रहेगा, दो को, तो प्लेन यदि परपेंडिकुलर होगा तब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन प्लेन एगो और एगो लाइन रहेगा तो उसमें परपेंडिकुलर नहीं, उसमें पैरेलल। प्लेन एगो लाइन रहेगा तो क्या चाहिए? पैरेलल होगा, तब जाके उसका नॉर्मल और इसका प्लेन का स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? प्रोडक्ट का सम 0 होता है। अब यहां हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मार्कर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन required plane parallel to a line whose direction ratios are 1:1। तो therefore क्या होगा? इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? रिक्वायर्ड प्लेन जो होगा, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 + 2 लैम्डा और उसका 1, फिर -2 + लैम्डा, इसको इंटू करेंगे 2 से, फिर 1 + लैम्डा, इसको इंटू करेंगे 1 से, और ये क्या हमको मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहां से हमको क्या मिलेगा? लैम्डा मिलेगा। लैम्डा का वैल्यू कहां रखना है? इक्वेशन 3 पे, हमको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत? आगे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लैम्डा का वैल्यू ओनली निकाल देते हैं। 1 + 2 लैम्डा, ये -2 + लैम्डा, ओ सॉरी ये 2 है ना, 2 × 2 = 4, तो -4, फिर +2 लैम्डा, और फिर ये +1 + लैम्डा = 0। तो ये 2 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा और लैम्डा 5 लैम्डा, फिर यहाँ क्या होगा? 1 और 1, 2 में 4 गया तो -2 = 0, तो लैम्डा = 2/5। अब लैम्डा का वैल्यू को इक्वेशन 3 पे रखिए, वही मेरा रिक्वायर्ड प्लेन होगा। कोई दिक्कत? और ये डिस्टेंस जो होगा वो हम लोग अगले क्लास डिस्कस करेंगे, है ना।